हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लेके स्टडी पर। दोस्तों आज हम कराएंगे हिंदी, और हिंदी में आज चैप्टर लेके आए हैं हिंदी का विकास और उद्भव के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो आइए चलते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे हमने चैप्टर का नाम यहाँ लिखा है पहले ही कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास किस तरह से हुआ है, इसकी हम चर्चा विस्तार पूर्वक करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा कि विश्व में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि विश्व में कुल लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। इन भाषा परिवार की अगर हम चर्चा करते हैं तो 3000 भाषा को भी 13 भाषा परिवारों में 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। 13 भाषा परिवारों में इनको बांटा गया है। यदि हम चर्चा करते हैं कि 13 भाषा परिवार कौन कौन से हैं तो दोस्तों यहाँ लिख लेते हैं। जैसे द्रविड़ भाषा परिवार है, जैसे चीनी की हम बात करते हैं, चीनी है, आपका सूडानी है, अमेरिकी भाषा परिवार है। इससे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका भारोपीय मिलता है, सेमेटिक मिलता है, सेमेटिक। ये चर्चा हम कर लेते हैं। यहाँ टेमेटिक होता है, टेमेटिक भाषा परिवार, आग्नेय भाषा परिवार, यूराल भाषा परिवार, काकेशस, बांटू, तिब्बत वर्मी। तो यहाँ पर हम देखेंगे 13 भाषा परिवार कौन कौन से हैं। द्रविड़, चीनी, सूडानी, अमेरिकी, भारोपीय, सेमेटिक, टेमेटिक, आग्नेय, यूराल, काकेशस, बांटू और तिब्बत वर्मी। ये 13 भाषा परिवार हैं जिसमें कुल कितनी भाषाएं हैं, लगभग 13000 भाषाओं की चर्चा की गई है। आगे हम चलते हैं और समझते हैं यहाँ पर कि दोस्तों यहाँ पर भाषा परिवार की बात चल रही है। तो भारत में कुल 4 भाषा परिवार हैं। 4 भाषा परिवार हैं। 4 भाषा परिवार कौन कौन से हैं तो इनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मिलेंगे भारोपीय, द्रविड़, आग्नेय और आपका यहाँ पर हो जाएगा तिब्बत वर्मी। तो दोस्तों भारत में 4 भाषा परिवार हैं, भारोपीय, द्रविड़, आग्नेय और तिब्बत वर्मी हैं। यदि हम चर्चा की बात यहाँ करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा जैसे भारोपीय, क्योंकि हमें हिंदी की बात करनी है और हिंदी की चर्चा कर रहे हैं तो हिंदी का विकास कैसे कैसे हुआ वो समझेंगे। तो हिंदी जो आती है भारोपीय परिवार में आती है, भारोपीय भाषा परिवार में आती है। और यदि हम इसकी चर्चा करते हैं तो ये भारोपीय जो है इसका अर्थ क्या होता है तो दोस्तों इसका जो अर्थ होता है भारत प्लस यूरोप की भाषा, भारत प्लस यूरोप की भाषा को कहा जाता है भारोपीय भाषा। और हम भारोपीय भाषा की बात करते हैं तो इसमें 10 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं दोस्तों? इसमें 10 शाखाएं हैं। लेकिन ध्वनि के आधार पर हम चर्चा करते हैं, ध्वनि के आधार पर यदि हम चर्चा करते हैं तो आगे देखते हैं इसमें जरा। भारोपीय 10 शाखाएं हैं। भारत और यूरोप की भाषा को मिलकर बना है भारोपीय। अब इसकी हम बात करते हैं अगर भारोपीय की तो भारोपीय में 2 शाखाएं हैं। 2 शाखाएं मतलब ध्वनि के आधार पर 2 शाखाएं हैं। ध्वनि के आधार पर 2 वर्ग हैं। अब 2 वर्ग कौन कौन से हैं दोस्तों? तो सबसे पहले यहाँ समझ लेंगे सतम
और दूसरा यहाँ दे रखा आपका केतुम, सतम और केतुम। केतुम में अगर हम चर्चा की बात करते हैं तो केतुम में आपकी कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, तो यहाँ मिलता है ग्रीक, जर्मनी या इटैलिक की जो भाषा हैं वो इसी के अंदर आती हैं। कह सकते हैं केतुम भाषा है ग्रीक, जर्मनी, इटालिक की भाषा आती है। जबकि हम बात करते हैं यहाँ पर सतम की, तो सतम में क्या है, सतम में यहाँ देखेंगे भारत या भारतीय ईरानी भाषा, भारतीय ईरानी भाषा, भारतीय ईरानी भाषा सतम के अंदर आती है। और भारतीय ईरानी भाषा में हम सबसे पहले अगर बात करते हैं तो यहाँ से आपको मिलेगा भारतीय ईरानी भाषा में, यहाँ से मिलेगा आपको संस्कृत। क्या मिलता है, संस्कृत। अब संस्कृत की अगर हम चर्चा करते हैं तो संस्कृत का सबसे पहले साक्ष्य या संस्कृत सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलती है, तो दोस्तों ये अवेस्ता ग्रंथ, अवेस्ता जो ग्रंथ है, और ये अवेस्ता ग्रंथ किसका है, तो ये ग्रंथ था ईरानियों का। किसका, ईरानियों का। तो ईरानियों का ये प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसमें संस्कृत मिलती है। और ईरानियों का एक ही ग्रंथ और है, इस ग्रंथ को आप ध्यान रखें, तो ये है आपका शाहनामा। शाहनामा जो है काफ़ी प्रसिद्ध है, कई बार पेपर में पूछा गया है। और ये किसका है, तो फिरदौसी का है। किसका है, फिरदौसी। फिरदौसी का एक ग्रंथ है शाहनामा, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और आगे हम चर्चा करते हैं कि संस्कृत, क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी का विकास हुआ है, तो इसीलिए संस्कृत को पढ़ना भी जरूरी है। तो यहाँ से हम देखेंगे संस्कृत के बारे में। संस्कृत को 3 भागों में या 3 भागों में विभाजित हो जाती है। पहला हम बात करते हैं तो यहाँ मिलता है भारतीय आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा। दूसरे पॉइंट की अगर हम चर्चा करेंगे तो आपको यहाँ मिल जाता है दरद। कौन सी भाषा मिलती है, दरद मिलती है। और यदि हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ मिलती है ईरानी भाषा। कौन सी भाषा मिलती है दोस्तों, ईरानी भाषा मिलती है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि दरद भाषा कौन सी होती है, तो दरद में होती है पंजाबी, पंजाबी और कश्मीरी भाषा की अगर हम बात करते हैं तो ये दरद के अंदर आता है। और जबकि हम ईरानी भाषा की चर्चा करेंगे तो ईरानी में आप कह सकते हैं कि फारस या पश्तो के नाम से आप कह सकते हैं पश्तो। फारस और पश्तो भाषा हैं वो ईरानी भाषा के अंतर्गत आती हैं। और जबकि भारतीय आर्य भाषा की अगर हम चर्चा करते हैं, भारतीय आर्य भाषा में जो भाषाएं आती हैं वो प्राचीन कालीन या प्राचीन काल आर्य भाषा और मध्यकालीन आर्य भाषा, उसके बाद आधुनिक आर्य भाषा। इस भाषा की अगर हम बात करते हैं तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया। 3 कौन कौन से भाग मिलते हैं, तो पहला मिलता है आपका प्राचीन आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा का जो टाइम पीरियड रहा है वो 2000 BC से 500 BC तक रहा है। और जबकि हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर दूसरे पॉइंट की, तो यहाँ पर आपका मध्यकालीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो 500 BC से यहाँ पर आपका रहा है 1000 AD तक, 1000 AD तक रहा है। जबकि हम बात करते हैं यहाँ पर कि आपका तीसरा पॉइंट में आपका आता है आधुनिक आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषा का जो टाइम पीरियड रहा है वो 1000 AD से वो रहा है अब तक रहा है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये बात यहाँ तक समझ में आ रही होगी। तो वीडियो को आप एक बार शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ताकि आपको बेहतर तरीके से इस प्रकार के टॉपिक आपको मिलते रहें। तो आगे चलते हैं और दोस्तों आगे समझते हैं इसको। तो यहाँ से हम समझ लेते हैं इसमें कि हमारा सबसे पहला अगर पॉइंट की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका प्राचीन आर्य भाषा। और प्राचीन आर्य भाषा की अगर हम बात करते हैं तो इसका टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था कि 2000 BC से
2000 BC से 500 BC तक रहता है, 500 BC तक रहता है। और इस BC का मतलब आप जानते हैं कि बिफोर क्रिस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो टाइम पीरियड है उसको BC कहा जाता है। तो आगे यहाँ देखते हैं दोस्तों इसमें कि इसके भी दो पार्ट बांट दिए गए हैं। दो पार्टों में कौन कौन से में इसको वियोजित किया गया है तो समझ लेते हैं। यहाँ पर वैदिक संस्कृत के नाम से इसको जाना जाता है, वैदिक संस्कृत। और दूसरा पॉइंट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मिलेगा लौकिक संस्कृत। कौन सा संस्कृत? लौकिक संस्कृत की बात यहाँ कर लेते हैं। तो लौकिक संस्कृत में और वैदिक संस्कृत की हम चर्चा कर रहे हैं। तो वैदिक संस्कृत का टाइम पीरियड कितना रहा है? 2000 BC से और ये 800 BC तक रहा है। भाई वैदिक संस्कृत जो रही है वो कब से कब तक इसका टाइम पीरियड रहा है? 2000 BC से और 800 BC तक रहा है। और इस वैदिक संस्कृत की अगर हम चर्चा करते हैं तो यहाँ से ही आप जानते हैं कि जैसे ऋग्वेद की चर्चा हम करते हैं, ऋग्वेद किस में लिखा हुआ है? वैदिक संस्कृत में लिखा हुआ है। जैसे हम बात करते हैं यजुर्वेद, तो यजुर्वेद भी किस में लिखा हुआ है? आपका वैदिक संस्कृत में है। अर्थववेद की बात करते हैं तो अर्थववेद किस में है? आपका वैदिक संस्कृत में है। और आपका सामवेद की हम चर्चा करते हैं तो सामवेद भी किस में दिया गया है? आपका वैदिक संस्कृत में है। लेकिन वैदिक संस्कृत जो है थोड़ी सी बोलने के लिए या लिखने के लिए, समझने के लिए थोड़ी टफ थी, तो इसलिए भाषा में धीमे धीमे सुधार आने लगा। और इस सुधार में ही आप देखेंगे तो यहाँ पर मिलता है कि जस्ट इसके बाद जो काल रहा है वो टाइम पीरियड 800 BC से आपका 500 BC तक ये रहती है आपकी लौकिक संस्कृत। कौन सी संस्कृत रहती है? लौकिक संस्कृत रहती है। और लौकिक संस्कृत की अगर हम चर्चा करते हैं तो इसमें आप जानते होंगे एक व्यक्ति हुए हैं पाणिनि। क्या नाम है? पाणिनि। इन्होंने एक अपना अध्याय लिखा है, पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो है वो लौकिक संस्कृत में लिखा गया है। किसमें? लौकिक संस्कृत में लिखा गया है। आगे हम चर्चा के विषय करते हैं कि प्राचीन आर्य भाषा 2000 BC से 500 BC तक रही है। इसके भी दो वर्ग हैं। दो वर्ग कौन कौन से हैं? वैदिक संस्कृत और आपका लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का टाइम पीरियड 2000 BC से 800 BC तक रहता है। और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थववेद ये आपके किस भाषा में लिखे गए हैं? वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। जबकि लौकिक संस्कृत का हम टाइम पीरियड जानते हैं तो 800 BC से कहाँ तक? 500 BC तक रहता है। और इसमें पाणिनि के द्वारा लिखा गया जो अष्टाध्यायी है वो किस भाषा में है? तो लौकिक संस्कृत में है। किस में है? लौकिक संस्कृत में है। आइए आगे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आगे तो हमारा सेकंड पॉइंट इसमें ही मिलता है। और सेकंड कौन सा है? मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा की हम चर्चा करेंगे। और मध्यकालीन आर्य भाषा का टाइम पीरियड 500 BC से और यहाँ पर रहता है आपका 1000 AD तक, 1000 AD तक। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि BC का मतलब क्या होता है? BC का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट। बिफोर क्रिस्ट का मतलब यहाँ पर है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। और इसी को शॉर्ट में लिख दिया जाता है BC। क्या लिख दिया जाता है? BC लिख दिया जाता है। और AD की हम बात करते हैं तो AD का मतलब होता है एनियो डोमिनी की बात यहाँ पर कर रहे हैं तो इसको एनो डोमिनी कहा जाता है, जिसे शॉर्ट में कह देते हैं AD। अर्थात इसको हिंदी में बात करते हैं तो ये हो जाएगा ईसवी। और इसकी बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका ईसा पूर्व। क्या हो जाएगा? ये ईसा पूर्व हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर कही गई है। अर्थात जो है ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो टाइम होगा उसे BC कहा जाएगा। और जबकि बाद का होगा तो उसे कहा जाएगा ईसवी। अर्थात उसको AD और इसको क्या कहा जाएगा? BC कहा जाएगा। अब चर्चा का विषय यह है मध्यकालीन आर्य भाषा जो है इसके भी 3 पार्ट्स मिलते हैं। और 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? तो इसमें सबसे पहली भाषा की बात मिलती है तो वह पाली भाषा। कौन सी भाषा मिलती है? पाली भाषा। और पाली भाषा में आप जानते हैं कि इस पाली भाषा को ही प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। और इसका टाइम पीरियड की अगर हम चर्चा करते हैं तो ये रहता 500 BC से 1 AD तक रहता है। 500 BC से 1 AD तक इसका टाइम पीरियड रहता है। जबकि आप जानते हैं कि दूसरी चर्चा के विषय में हम देखते हैं कि पाली में ही जो गौतम बुद्ध हुए हैं उन्होंने जो अपने बुद्ध वचन लिखे हैं वो किस भाषा में मिलते हैं? तो पाली में मिलते हैं। तो यहाँ पर हम बात कह सकते हैं कि बुद्ध वचन किस में है? पाली भाषा में। और इसी में आप जानते हैं कि बुद्ध वचन में मिलता है त्रिपिटक। क्या मिलता है इनका? त्रिपिटक मिलता है।
और त्रिपिटक जो हैं इसमें 3 भाग मिलते हैं। एक तो आपका मिलता है सुत्त पिटक, क्या मिलता है? सुत्त पिटक मिलता है। और दूसरे की अगर हम चर्चा करते हैं तो दूसरा पॉइंट मिलता है विनय पिटक, विनय पिटक। और तीसरे की अगर हम चर्चा करते हैं तो तीसरा पॉइंट आपको मिलता है यहाँ से अभिधम, अभिधम पिटक। तो ये 3 पिटक जो लिखे गए हैं ये किस भाषा में है? पाली भाषा में गौतम बुद्ध के द्वारा लिखे गए हैं। त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक हैं। आगे हम चर्चा करते हैं इसमें। तो आपका दूसरा पॉइंट मिलता है यहाँ से, दूसरा है आपका प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा है। और प्राकृत भाषा की अगर हम बात करते हैं तो इसको द्वितीय प्राकृत भी कहा जाता है, द्वितीय प्राकृत भी कहा जाता है। और द्वितीय प्राकृत का अगर हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो इसका टाइम पीरियड जो रहा है वो 1 AD से, और ये रहा है 500 AD तक, 1 AD से 500 AD तक रहा है। जबकि हम चर्चा की बात यहाँ करते हैं तो तीसरा पॉइंट आपको मिलता है इसमें अवरंश। कौन सा मिलता है? अवरंश। अवरंश की हम बात करते हैं तो अवरंश भाषा मिलती है और इसका टाइम पीरियड जो रहा है वो 500 AD से, 500 AD से यहाँ पर 1000 AD तक इसका कार्यकाल रहा है, टाइम पीरियड रहा है। अच्छा, एक बात यहाँ पर और है कि जैसे पाली भाषा में आपका गौतम बुद्ध के वचन मिलते हैं, वैसे ही प्राकृत भाषा जो मिलती है वो किस में मिलती है? जैन धर्म में मिलती है। किस में मिलती है? जैन धर्म में मिलती है। आगे हम समझते हैं इसमें, लेकिन उससे पहले आप लोगों को अगर इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अच्छा, आगे समझते हैं दोस्तों। तो इसमें दे रखा है आपका कि हमने सबसे ही पहले पॉइंट की बात कर रहे थे, तो आगे हमें चल रहा है इसमें अपभ्रंश। अपभ्रंश की अगर हम बात करते हैं तो अपभ्रंश जो भाषा है इसको जो बांटा गया है वो कितने पार्टों में? 7 पार्टों में इसको बांट दिया गया है। कौन कौन से पार्ट हैं इसकी हम चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर पॉइंट की हम बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट मिलता है शोरसैनी अपभ्रंश। कौन सा मिलता है? शोरसैनी अपभ्रंश मिलता है। शोरसैनी अपभ्रंश। और शोरसैनी अपभ्रंश के बाद यहाँ मिलता है, अगर हम देखें ये पहला पॉइंट आपका है, दूसरा पॉइंट में आपका है अर्धमागधी, अर्धमागधी। और तीसरे पॉइंट की अगर हम चर्चा करते हैं तो तीसरा पॉइंट में आपको मिलेगा यहाँ से मागधी। चौथा पॉइंट अगर हम देखते हैं यहाँ से तो चौथे पॉइंट में आपको इसको मिलेगा कैकई। पांचवा पॉइंट आपको मिलेगा टक। छठा पॉइंट है आपका इसमें ब्राचंड। और सातवें पॉइंट की अगर हम चर्चा करते हैं तो आपको यहाँ पर सातवां पॉइंट जो मिलेगा वो मिलेगा महाराष्ट्री, महाराष्ट्री। अब इसमें अगर हम चर्चा देखते हैं कि यहाँ पर शोरसैनी अपभ्रंश जो है तो इसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपकी मिलती है पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। जबकि हम बात करते हैं इसमें तो एक मिलता है राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। और तीसरा पॉइंट अगर हम देखें यहाँ पर तो मिलता है पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। और यदि हम देखते हैं इसमें तो इसमें कितनी भाषाएं हैं? पश्चिमी हिंदी में यहाँ पर 05 या 06 अभी बता देंगे कैसे कन्फर्म आपको करना है यहाँ पर। और दूसरी पॉइंट अगर हम देखें राजस्थानी में आप 04 यहाँ 07 भी लगा सकते हैं। और जबकि पहाड़ी में हम चर्चा कर लेते हैं तो यहाँ पर मात्र आपकी 3 भाषाएं हैं। कितनी बोलियां हैं इसके अंदर? 3 बोलियां हैं। और यहाँ पर एक शोरसैनी अपभ्रंश में ही मिलती है, गुजराती भी इसी में आती है। गुजराती, गुजराती किस में है? शोरसैनी अपभ्रंश में है। मागधी की चर्चा करते हैं तो मागधी में आपका क्या मिलता है? तो यहाँ पर मिलेगा पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। जबकि हम चर्चा करते हैं मागधी के अंदर तो मागधी के अंदर कौन सी बोली मिलेगी आपको? यहाँ पर बिहारी। कौन सी है? बिहारी। कैकई के अंदर हम बात करते हैं तो यहाँ पश्चिमी कश्मीरी मिलेगी, पश्चिमी कश्मीरी। पश्चिमी कश्मीरी। जबकि टक में अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ से मिल जाएगी पंजाबी।
और यदि हम देखें ब्राचंड में तो यहाँ सिंध भाषा मिलेगी, सिंध, और महाराष्ट्री में आपको मराठी मिलेगी। तो इस तरह से इसका विकास होता चला गया है। और आगे हम देखेंगे इसमें तो जो हिंदी भाषा है, केवल हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं, लेकिन हम देखेंगे यहाँ पूर्वी हिंदी। जैसे आपने देखा पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां हैं, 5, अर्थात कुल माने तो 6 हो जाएंगी। राजस्थानी में कितनी बोलियां हैं, तो कुल 7 हैं, जबकि इसमें कुछ 4 भी मानी जाती हैं। और पहाड़ी हिंदी में कितनी हैं, 3 बोलियां हैं। वैसे ही पूर्वी हिंदी में बात करें तो 3 बोलियां आती हैं, और जबकि बिहारी में बात करें तो यहाँ भी कितनी बोलियां आती हैं, 3 बोलियां आती हैं। अब चर्चा का विषय यहाँ पर यह बनता है कि अगर हम देखें यहाँ से कि हिंदी की अगर हम बात कर रहे हैं, किसकी, हिंदी की बात कर रहे हैं, तो हिंदी जो है कितनी उपभाषाओं से मिलकर बनी है। तो दोस्तों हिंदी जो बनी है वो 5 इसमें उपभाषाएं हैं, 5 क्या हैं, उपभाषाएं, और प्लस इसमें 18 या आपको 22 भी लिखना है, 22 क्या है, इसमें बोलियां हैं। अब कैसे 22 हैं और कैसे 18 हैं, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ समझते हैं दोस्तों कि यदि आप इन 5 और 4, 9 और 3 कितने हो जाएंगी, 12 और 6 कितनी हो जाएंगी आपके यहाँ से, तो ये हो जाएंगे 18। तो 5 उपभाषाएं कैसे होंगी, देखो 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5 तो उपभाषा हो गई। और इसमें जो बोलियां आई हैं ये वाली 5, 4, 3, 3, 3, तो ये कितनी हो गई, 18 हो गई हैं। आपसे कहे कि हिंदी में कितनी बोलियां हैं, तो आप बताएंगे 18 बोलियां और 5 उपभाषाएं हैं। यदि कभी विकल्प आपको 18 वाला नहीं मिलेगा तो ऑप्शंस में तब कितने लगाएंगे, 5 उपभाषाएं और 22 बोलियां। 22 बोलियां कैसे हैं, 18 बोलियां कैसे हैं, ये मैंने आपको चर्चा सारी बता दी है इसमें। और हम थोड़ी डिटेल में कर लेते हैं इसमें। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर कि पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियाँ हैं, तो यहाँ देखते हैं पश्चिमी हिंदी में जो आपकी बोलियाँ दे रखी हैं वो 6 बोलियाँ कौन कौन सी हैं। तो इसमें आती है आपकी खड़ी बोली। दूसरी बात करते हैं तो ब्रज भाषा। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो आपको मिल जाएगा यहाँ से बांगरू, और यहाँ पर आप कह सकते हैं बुंदेली या कन्नौजी, और एक आपका दक्खनी। तो हमने अगर हम बात बताई थी आपको कि 5 और 6 कैसे, तो खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, इन 5 को लिया जाता है तो ये वाले 5 हो जाएगा, तब 18 बोलियां होती हैं। और जब हम दक्खनी को इसमें जोड़ लेते हैं तो ये कितनी हो जाती है, 6, और तब टोटल जो बोलियां होती हैं वो कितनी होती हैं, 22 होती हैं। वैसे ही हम राजस्थानी की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थानी में कौन कौन सी हैं, देखो मारवाड़ी, मेवाती, हड़ौती, ढूढ़ांडी, और इसी में आपको मिलता है बागड़ी, और एक आपको मिलती है इसमें मालवी। तो दोस्तों अगर हम चर्चा की बात करते हैं, देखो मैंने राजस्थानी में 4 दिखाया है, तो मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती, इन 4 को अगर लिया जाएगा तो 18 बोलियां होंगी कुल। और यदि आपके साथ लिया जाएगा, इन तीनों को जोड़ेंगे, ढूंढांडी, बागड़ी और मालवी, तो टोटल अगर कुल की बात करते हैं, कुल बोलियां तो कितनी होंगी, 22 होंगी। और यहीं पर हम देखते हैं कि इसमें पहाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो पहाड़ी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं। तो यहाँ सबसे पहले समझ लेंगे गढ़वाली, और दूसरी हम देखेंगे कुमाऊनी, और तीसरी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर तीसरी बोली आपकी हो जाएगी पश्चिमी पहाड़ी। तो 3 बोलियां हैं ये पहाड़ी हिंदी में, गढ़वाली, कुमाऊनी और पश्चिमी हिंदी है। जैसे आप जानते हैं कि उत्तराखंड में कितने मंडल हैं, तो 2 मंडल हैं। कौन कौन से हैं, गढ़वाल और दूसरा कौन सा, कुमायूं। ये 2 आपके क्या है, मंडल हैं। उसी से आप याद रख लेंगे, गढ़वाली, कुमाऊनी और पश्चिमी पहाड़ी याद कर लेंगे। जबकि हम बात करते हैं यहाँ पर अगर पूर्वी हिंदी की बात करते हैं तो पूर्वी हिंदी में 3 बोलियाँ बताई थी, और 3 बोलियाँ कौन कौन सी थी, अवधी है एक तो आपकी, अवधी। दूसरी की अगर हम बात करते हैं तो आपका मिल जाएगा बघेली, और तीसरी की अगर हम बात करते हैं तो आपका मिलेगा छत्तीसगढ़ी या छत्तीसगढ़ी। तो 3 बोलियां आपकी पूर्वी हिंदी में आती हैं,
अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और जबकि बिहारी में हम बात करते हैं तो बिहारी में भी 3 बोलियां बताई थी, और 3 कौन कौन सी हैं, तो आपकी भोजपुरी है, भोजपुरी। दूसरी की अगर हम बात करते हैं तो आपका मैथिली होगी, मैथिली। और तीसरी की अगर हम बात करते हैं तो मगही होगी। कौन सी होगी, मगही। तो यह हमने 22 बोलियों की चर्चा यहाँ पर कर ली है कि 22 बोलियाँ कौन कौन सी हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर खड़ी बोली ब्रजभाषा, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, दक्खनी। और यहाँ पर आप देखेंगे राजस्थानी में मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, हड़ौती, नुडांडी, बागड़ी और मालवी हो जाएगी। जबकि पश्चिमी हिंदी में गढ़वाली, कुमाऊनी, पश्चिमी, पहाड़ी हो जाएगी। और आपकी पूर्वी हिंदी में 3 हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और बिहारी में आपकी 3 हैं, भोजपुरी और आपकी मैथिली और मगही। ये 3 बोलियां हो जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। एक बार वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई जरूर भेजें कि आपको वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।